दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में टीआरई 3 के अंदर जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, यानी जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, उस पेपर को करने वाले हैं। उसी के साथ ये पेपर कंडक्ट कराया गया था 20 जनवरी 2024 में। तो ये हम 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे और समझेंगे कहाँ से क्वेश्चन आए थे और आपको टीआरई 4 के लिए कहाँ से पढ़ना है। अगर आप टीआरई 4 के स्टूडेंट अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो हमने क्वेश्चनों का ये सेट 1 लिया है। इसमें जीएस का हमारा पहला क्वेश्चन ज्वालामुखी का है। ज्वालामुखी क्रियाओं की अंतिम प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों, जो ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक होता है वो होता है धुआरी, ठीक है, जिसे वर्तिमुख भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका तो सही हो गया। अब ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे अंतिम प्रक्रिया क्या होता है ज्वालामुखी का? शांत हो जाना। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। जहाँ से लावा निकलता है उसको वेंट कहते हैं, और जहाँ मैग्मा जमा होता है उसे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन निम्न में से पूछा जा सकता है, तो ये आपको पढ़ना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है फिजिक्स का। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका जो कार्य करने का प्रभाव होता है वो होता है तापीय प्रभाव। आपके घरों में जो बिजली सर्किट लगे होते हैं उनसे पहले एक तार लगा होता है जो मेन सर्किट पर जुड़ा होता है। जैसे ही हाई वोल्टेज आती है और पिघल जाता है उसको बोलते हैं विद्युत फ्यूज। इसका बहुत उपयोग होता है घर में, सेफ्टी के लिए इसको लगाया जाता है और इसका कार्य उसमें प्रभाव पर कार्य करना होता है। गर्म होने पर पिघल जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है और जिससे पूरा सर्किट टूट जाता है और उपकरण का नुकसान होने से बच जाता है। इसके और भी कार्य होते हैं। फ्यूज में पतली तार होती है, ओवरलोड या सर्किट होने पर ज़्यादा गर्म यह पिघल जाता है, पूरे सर्किट में बिजली का प्रवाह रुक जाता है और जिसकी वजह से घर के जो उपकरण होते हैं, फ्रिज, टीवी, वो फूकने से बच जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और ये राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन है। बिहार का उग्र कृषि नेता कौन था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। स्वामी जो सहजानंद सरस्वती है, इनका जन्म 22 फरवरी 1889 गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1950 मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर हुई थी। इनका काफ़ी योगदान रहा है बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में। बिहार के किसानों के अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और यही क्वेश्चन टीआरई 1 में फीमेल के जो यहाँ पर शिफ्ट हुई थी सेकंड, उसमें क्वेश्चन आया था। उसी के साथ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के ये पहले अध्यक्ष भी रहे थे। इसी के साथ जमीन प्रथा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों को संगठित करने का कार्य भी सहजानंद स्वामी जी द्वारा किया गया था और यहाँ पर बकार आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, इन्हीं के नेतृत्व पे। यहाँ पर हमारा 34 क्वेश्चन था मैथ का, तो मैथ के अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से ही है और किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो वो करने वाली बिहार की संथाली जनजाति थी। उन्होंने 1855 से लेकर 1856 तक यहाँ पर जो कर की नई शोषण विरोधकारी नीति आई थी उसका विरोध किया था। अब इसके बारे में समझेंगे। तो इसका जो विरोध करने वाले थे वो भी सहजानंद स्वामी जी थे और इन्होंने बकार आंदोलन चलाया था किसानों को जमीन का अधिकार दिलाने के लिए और जमींदारों के शोषण के खिलाफ चलाया था। अब इसके बकार आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो नेता हमारे स्वामी सहजानंद जी रहे थे। विरोध था कर व्यवस्था और शोषण के खिलाफ और आंदोलन का नाम था यहाँ पे बाकसत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हर क्वेश्चन को समझेंगे और जानेंगे उसके आसपास के और इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे यहाँ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी होता है? तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिए गए ट्रोड, मगरमच्छ, मछली, इनमें से कोई भी गर्म खून का प्राणी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं कौन गर्म खून के प्राणी होते हैं। तो सबसे पहले गर्म खून के प्राणी जिनके शरीर का ताप स्थिर रहता है, जैसे मनुष्य, गाय, पक्षी, तो ये गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। ठंडे खून वाले जीव तापमान वातावरण के अनुसार बदल जाता है, जैसे मेंढक, सांप और मछली। ठीक है दोस्तों, तो उसका आंसर इसी वजह से हमारा क्या था, ऑप्शन ई। तो अब आप समझ चुके हैं गर्म खून वाले जीव कौन से होते हैं, जिनका शरीर का ताप स्थिर रहता है। ठंडे खून वाले जीव उन्हें बोलते हैं जो वातावरण के अनुसार अपना तापमान बदल लेते हैं। चलिए बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रकाशित हुआ था 1882 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा
सही हो जाएगा। अब इनके बारे में जानते हैं क्या था। तो दोस्तों जो हमारे लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रकाशन उनका आनंद मठ का 1882 में हुआ था। अब आनंद मठ के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको समझेंगे। देशभक्ति पर यह उपन्यास आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1770 पर भी ये आधारित है। वंदे मातरम इसी से शामिल किया गया है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रेरणा करने का एक इसको अच्छा स्रोत भी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारा फिर से केमिस्ट्री का साइंस का क्वेश्चन है, सूखी बर्फ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सूखी बर्फ होती है उसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इनके बारे में जानेंगे। जो हमारी सूखी बर्फ होती है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और उसका रासायनिक सूत्र हमारा होता है CO2 ठोस रूप के अंदर। और इसका उपयोग किया जाता है खाने के उद्योग में, पार्टी प्रभाव में, ठंडे परिवहन में और वैज्ञानिक प्रयोग के अंदर। तो ये इसके चारों उपयोग आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान बने होते हैं उसके अंदर क्या जीवों को ही सुरक्षा दी जाती है, क्या पादपों को सुरक्षा दी जाती है? तो नहीं। ऑप्शन ए और सी तो पूरी तरह से गलत है। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाती है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही हो गया। अब इसी के साथ जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर कारण होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं, विकृतिक रोकथाम जैसे लकड़ी कटाई करना या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, इन चीज़ों को रोक लगाते हैं। वन्य जीवों की यहाँ पर सुरक्षा करते हैं, जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उनकी रक्षा की जाती है। पर्यटकों की सुरक्षा भी की जाती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब ये था 2024 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आपको ग्लोब में कोई भी अवार्ड मिलता है या कहीं भी कोई भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला था? तो दोस्तों 2024 के अकॉर्डिंग इसका आंसर था हमारा सी, ओपनहाइमर को। ठीक है, परमाणु बम पर रिलेटेड ये मूवी है और उस समय काफ़ी इस मूवी को अवार्ड मिल चुके थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य है यह उच्च तरंग की विकिरण को अवशोषित करता है। तो आप सभी को पता होगा पराबैंगनी UV किरणों को यह एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। दूसरा, ये वायुमंडल में अत्यधिक स्थायी है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये अस्थायी गैस है। दूसरा, यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, ये मध्यमंडल में पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी पूरी तरह से गलत है, ये समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है तो इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो ओजोन जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन अणु होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है जो UV किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकना और उनको अब्जॉर्ब करना। और यह समताप मंडल के अंदर पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका महत्व है जीवन को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है और इस गैस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है CFC गैस, जो ओजोन परत में छेद होने का भी मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने समझा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारत मानक समय IST कितने आगे है? तो दोस्तों ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और 5.5 किलोमीटर हम आगे हैं किससे? ग्रीनविच मध्य समय से। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के आधिकारिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है? तो जो ये पर्वतीय क्षेत्र के पक्षी होते हैं ये चीड़ के जंगल में निवास करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बार भी आने के चांसेस है। पृथ्वी दिवस। तो दोस्तों आपके जैसे दिवस होते हैं उसको लेकर काफ़ी सम्मेलन हुए, जैसे रियो डी जनेवा एक सम्मेलन हुआ है और ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ है। तो आपको वो सम्मेलन भी अच्छे से पढ़ने हैं। तो 22 अप्रैल को मनाए जाने वाला पृथ्वी दिवस का संबंध है। पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए गलत हो गया, 22 अप्रैल से कोई लेना देना नहीं है। वातावरण में संबंधित जागरूकता। हाँ दोस्तों ये सही है कि हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं क्योंकि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं वातावरण के
प्रति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस बार की 2025 की पृथ्वी दिवस की थीम थी अवर पावर अवर प्लानेट। ठीक है दोस्तों, और उद्देश्य है नवीनीकरण को आगे बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसी होता है? तो भूकंप हमारे कई तरह के आते हैं, इसमें हमारी अलग अलग तरंगे होती है LPS। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा गंभीर और विध्वंसकारी होता है भ्रंशमूल भूकंप होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुँचाता है। अब इसी के साथ यहाँ पर हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये हमारा आ जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जब प्रथम गोल सम्मेलन हुआ था तो 1930 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब प्रथम गोल सम्मेलन के बारे में जानते हैं। तो पहला गोल सम्मेलन हुआ था 1930 में। ब्रिटिश प्रतिनिधि थे रेमंड मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे। उसी तरह से भारत के प्रतिनिधि मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना शौकत अली थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और यहाँ पर तृतीय सम्मेलन हुआ था जो गोलमेज का 1932 में, उसमें गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। उससे पहले हमारा पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। तो TRE 2 में पूना पैक्ट का क्वेश्चन आया और यहाँ पर गोलमेज से आ गया, तो आसपास के क्वेश्चन ही पूछते हैं। अब ये फिर से हमारे यहाँ, तो हम इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए केरल में ये स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है साइंस का, अम्लीय वर्षा के प्रदूषक कौन है? देखिए दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा होती है उसके कई कारण पाए जाते हैं, और उसमें सबसे जो बड़े कारण होते हैं उसमें 3 मेजर कारण होते हैं, जिसमें पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों सही है, इसलिए आपको लगाना था ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपके पेपर में भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे और आपको तब उसमें लगाना होगा ऑप्शन डी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। अब अम्लीय वर्षा के बारे में जानेंगे। तो मैंने बताया था कि 3 आपके मेजर कारण होते हैं। पहला सल्फाइड डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना, और यहाँ पे 2 आएगा। और तीसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये प्रदूषक वायुमंडल में मिलकर H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा बनती है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है संघ इकोनोडव के बारे में कौन सा यहाँ पर सत्य? तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी पर आपको यहाँ पर लगाना था। अब अगला हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों इनमें से कोयला, नाभिक ईंधन, पेट्रोलियम कोई भी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते क्या है उनके बारे में समझेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, लहर ऊर्जा, पानी के बल पर ऊर्जा। तो ये सभी हमारे क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद करना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? उस समय जो गठन हुआ था उसमें KM पानीकर भी थे, हृदयनाथ कुंजर भी थे और फजल अली भी थे। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जानते हैं। तो ये हुआ था 1953 में। इसके प्रमुख उद्देश्य थे भारत के राज्यों का पुनर्गठन और भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करना था। इसके अंदर ये तीनों सदस्य थे। जो अजीत सिंह थे वो आयोग के अध्यक्ष थे, KM जो पानीकर थे वो सदस्य थे, और HN कोल भी यहाँ पर सदस्य थे। इसी के समय यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, और जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में आई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिससे राज्यों की पुनर्रचना की गई और भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे थायराइड और पिट्यूटरी ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पर
लेक्रिम हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब इसके अलावा हम जानते हैं कौन कौन और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जैसे यहाँ पर दो आपने नाम सुने, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसी के साथ पैराथायरॉइड ग्रंथि, एडेनल ग्रंथि, गोनाइड ग्रंथि, पैंक्रियास ग्रंथि, थाइमस और पाइनस। ये सारी 8 ग्रंथि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विषम है? तो दोस्तों यहाँ पर विषम कौन सा है? ऑप्शन बी, सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर फिर से हमारे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग मैथ को अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो चलिए जानते हैं ये क्या था। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समयपूर्वक दोषियों की रिहाई को चुनौती दी, तो ये भी सही है। ऑप्शन दूसरा है, 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के बिल्किस बानो गुजरात सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। ठीक है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समयपूर्वक रिहाई देने के संबंध में आदेश को रद्द कर दिया था। तो दोस्तों ये तीनों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये तीनों सही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा केवल 2 ऑप्शन सही है, केवल 3 है, केवल 1 है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है जहाँ पर आपको चॉइस में भी चॉइस करनी होती है। तो हमारे चारों ऑप्शन सही है, इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता केवल चारों तो हम केवल चारों पर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके आंसर भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2024 को हरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेक्ट 3D का प्रयोग निम्नलिखित में से किया गया था। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2024 का, और मौसम विभाग के क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ निर्वाचन क्षेत्र में 2016 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र में 2016 के अंदर उपचुनाव हेतु मतदान में निम्न में से किस राज्य निरस्त किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के अंदर ये निरस्त किया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं, हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है और आज का ये हमारा सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य की अधिकतम दूरी होती है, तो उस दूरी का क्या नाम है? तो देखिए उस दूरी को कहते हैं अपसोर, और ये 3 जुलाई के अंदर होती है। तो दोस्तों आज के हमने जो TRE 3 में GS के क्वेश्चन आए थे उसमें हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और उसके साथ हमने उसके फैक्ट को भी जाना, जिससे आपके अदर क्वेश्चन भी बन चुके हैं। शायद आपको इस तरह से पढ़ना होगा और आपके यहाँ पर कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर TRE 4 के स्टूडेंट अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी चैनल शिक्षा विद रूपा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।